आज की कहानी में जो होने वाला है उसे कहीं न कहीं आप भी शायद एग्री करें, जहां आप देखेंगे कि गरीब, असहाय और शारीरिक रूप से विकलांग एक पिता अपनी जिंदगी का इकलौता सहारा अपनी बेटी के खून का बदला कैसे लेता है। पढ़ी लिखी टैलेंटेड स्कॉलरशिप स्टूडेंट, उसकी बेटी के साथ जो हुआ ऐसा किसी के साथ ना हो। पर सच और दुख की बात तो ये है कि ऐसे एक्सप्लॉयटेशन देश के हर कोने में होता है। आखिर ऐसा क्या हुआ था, जानने के लिए कहानी पूरी सुने। मूवी स्ट्राइप के पिटारे से आज है 2017 की क्राइम मूवी माई लिटिल बेबी जया। डायरेक्टर हाक रियल यून, IMDb 6.1। तो कहानी का सफर शुरू करें। कहानी के शुरू में हम नशे में चलती हुई एक लड़की को देखते हैं, जिसे देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो वो बहुत ही डिप्रेशन, किसी टेंशन में है। और ठीक उसके कुछ देर बाद उस लड़की ने ऊंची एक बिल्डिंग से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना के कुछ देर बाद उसके पिता को अस्पताल से फोन आया, जहां उसकी बेटी की लाश को रखा गया है। लेकिन उसके बाबा नॉर्मल इंसानों जैसे नहीं होते। उनके चलने का तरीका और बोलचाल किसी भी आम इंसान के जैसे नहीं है, क्योंकि उन्हें सेरेब्रल पाल्सी नाम की एक बीमारी होती है, जिसमें शरीर के मूवमेंट जैसे चलना फिरना या फिर किसी भी तरह के मूवमेंट करने में असुविधा होती है। वो सब कुछ समझते हैं और उनमें इमोशनल फीलिंग्स भी होती है, लेकिन शारीरिक रूप से असमर्थ। अब वो अपनी मरी हुई बेटी की अस्थिया को लेकर रोते हुए, भावुक होकर अपनी मरी बेटी का नाम जया पुकारते हुए पानी में बहा रहा होता है। किसी भी माँ बाप के लिए अपनी संतान की मौत को देखना बड़ा ही दर्दनाक होता है। अब कहानी में दिखाता है कि जया के साथ असल में हुआ क्या था, और हम भी इसी के साथ कहानी के अतीत में चलते हैं, जहाँ एक चर्च में जवान लड़के लड़कियाँ गाना गा रहे हैं। हमारी जया भी गाना गा रही होती है। दूसरी तरफ उसके पिता को एक चिट्ठी आई, जिसे पढ़कर तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि उसकी बेटी जया को साउथ कोरिया की राजधानी सियोल शहर के सबसे बड़े, नामी और प्रेस्टिजियस आर्ट कॉलेज में एडमिशन मिल गया है, वो भी स्कॉलरशिप में। खुशी के मारे अपनी बेटी को ये खुशखबरी देने के लिए वो चर्च की तरफ भागते हैं। जया एक टैलेंटेड सिंगर होती है, इसीलिए तो उसे इतने बड़े स्कूल में स्कॉलरशिप मिला है। स्कॉलरशिप मिलने की बात पर दोनों बाप बेटी बेहद खुश है। अब जया के उज्जवल भविष्य के लिए उसके बाबा उस जगह को छोड़कर सियोल शहर की तरफ जाने लगे। सियोल शहर वाकई में एक बहुत ही बड़ा शहर है, जहाँ सभी चीजों की अपनी कीमत है। जया एक सामान्य परिवार से होती है और सामान्य अपना गुजारा भर निकालने की ही उनकी क्षमता होती है। स्कॉलरशिप की वजह से ही जया को इतने बड़े और नामी स्कूल में चांस मिला है। अब यह नए शहर में उन्होंने एक छोटा सा फ्लैट भाड़े पर लिया है, जहाँ सिर्फ एक ही बेडरूम होता है। इसीलिए उसके बाबा खुद लिविंग रूम में रहकर अपनी बेटी को बेडरूम देते हैं। अपना घर परिवार चलाने के लिए जया के बाबा महिलाओं के अंडरगारमेंट्स बेचा करते, लेकिन शहर आने के बाद से उन्हें कहीं भी और कोई भी रास्ते पर दुकान बिठाने को नहीं दे रहा। कभी लोकल पुलिस ऑफिसर आकर उन्हें वहाँ से उठा देते, तो कहीं बड़े दुकान वाले व्यापारी अपनी दुकान के आगे उनका दुकान रखने से मना कर देते, और इसे लेकर वहाँ पर एक बड़ा झगड़ा भी हो जाता है, जिसकी वजह से जया और उसके बाबा को पुलिस स्टेशन तक आना पड़ा। बहुत दिनों से इस परेशानी से भटकते हुए जया के बाबा को एक दिन भाग्य से कुछ अच्छे दुकानदार मिल जाते हैं, जो उन्हें अपने ही बगल में दुकान खोलने की जगह दे देते हैं। दूसरी तरफ जया की भी स्कूल शुरू हो गई, जहाँ वो हजारों सपने आँखों में लिए स्कूल जाती है। इतने बड़े और नामी स्कूल में वहाँ अधिकतर बच्चे ही अमीर परिवार से होते हैं, लेकिन अब स्कूल भी पहले की तरह नहीं रहा। अधिकतर ही वहाँ के बच्चे अमीर होने की वजह से जया जैसे आए गरीब बच्चों को इंसान ही नहीं समझना, और जितना हो सके उन्हें बुली करना, उन्हें परेशान करना। जया के स्कूल के पहले दिन ही क्लास में हेसून नाम की एक लड़की और उसकी 2 चमचियां मिलकर उसे तंग करते हैं, पर जया इन सब चीजों पर खास ध्यान नहीं देती। क्लास में जया को बैठने के लिए कोई सीट नहीं दे रहा। तभी मिन नाम की एक लड़की ने अपनी बगल वाली सीट उसे ऑफर की, लेकिन वो कुछ घबराई हुई सी दिख रही है। दरअसल मिन हेसून और उनकी 2 चमचियों की बुली की शिकार होती है, जो उसे हमेशा डराते और धमकाते रहते हैं। ऐसे ही स्कूल में जया की पहले दिन की शुरुआत हुई। अब दूसरे दिन क्लास में टीचर ने जल्द ही एक म्यूजिक ग्रुप बनाने के लिए स्कूल के कैप्टन जियोंग को टेस्ट लेकर क्लास के स्टूडेंट्स का सिलेक्शन करने को कहा गया। असल में जियोंग एक सीनियर स्टूडेंट है, जो उसी साल ही स्टूडेंट लीडर के लिए सिलेक्ट हुआ है। अब वो जया के क्लास के सभी स्टूडेंट्स का एक एक करके गाना सुनने लगा। उन सब में हेसून ने काफी अच्छा गाना गाया, लेकिन जब जया के गाने की बारी आई, उसकी मीठी आवाज ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया।
टीचर खुद उसकी तारीफ करते नहीं रुकी और क्लास के बाकी बच्चों ने भी उसके लिए खूब तालियां बजाई। ये देखकर हेसुन को काफी जलन महसूस हुई। मन ही मन वो जया पर काफी गुस्सा हो रही होती है, क्योंकि आज से पहले उस क्लास में हेसुन से अच्छा किसी ने नहीं गाया था। सभी चीजों में वही बेस्ट हुआ करती थी, लेकिन अब उसकी कॉम्पिटिटर जया आ चुकी है। इधर मिन भी जया का गाना सुनकर काफी इम्प्रेस हो गई। इसके बाद से मिन और जया साथ में समय बिताने लगे। एक दिन मिन के साथ घर जाते समय रास्ते में जया ने अपने बाबा को कपड़े बेचते हुए देखा। अपने बाबा को वहाँ देख वो मिन को लेकर जल्दी जल्दी किसी और रास्ते से जाने लगी, क्योंकि जया को मन में डर था कि अगर उसके बाबा की सच्चाई उसे पता चल गई तो जो एकमात्र दोस्त उसके स्कूल में बनी है, कहीं वो भी उसे छोड़ कर न चली जाए। लेकिन आखिर में जया के बाबा ने उसे देख ही लिया और वो अपनी बेटी का नाम जोर जोर से पुकारने लगा। इसके बाद उसने मिन को अपने बाबा का परिचय दिया, लेकिन यहाँ मिन जया के बाबा है कहकर उसकी सोच की बिल्कुल उल्टा उसके बाबा को आदर और सम्मान देती है। और ये देखकर जया भावुक और प्यार के साथ मिन को गले लगा लेती है। उस दिन के बाद से उनकी दोस्ती और गहराती जाती है। कहा जाए तो दोनों एकदम बेस्ट फ्रेंड्स बन गए। एक दिन स्कूल की तरफ से सभी बच्चों को रिफ्रेशमेंट के लिए बाहर ले जाया जा रहा है। अब एक रूम में सभी स्टूडेंट्स बैठकर एक साथ मजाक और मस्ती कर रहे हैं। जया की एक क्लासमेट ने जया से पूछा, तुम्हारे बाबा क्या काम करते हैं? जवाब में जया एक झलक मिन की तरफ देखकर कहती है, मेरे बाबा फैशन इंडस्ट्री से जुड़े हैं और उनके एक बड़ी मॉल में बड़ी सी दुकान है। दोस्तों, यहाँ हमें ये चीज बताई जा रही है कि समाज में पीयर प्रेशर कितना है। जया को जानबूझकर झूठ कहना पड़ा, क्योंकि उसके आसपास जितने भी लोग हैं वो सभी अमीर परिवार से होते हैं, और अगर उन्हें उसके गरीब होने की बात पता चलने पर वो उसे बुली न करे, इस डर से उसने सबसे झूठ कहा। ये सब बात करते वक्त इधर जियोंग, जो स्कूल का लीडर होता है, वो जया को एकटक देखे ही जा रहा है। असल में जब से उसने क्लास में जया का गाना सुना है, वो उसकी ओर आकर्षित हो गया है। मगर उसकी पहले से ही गर्लफ्रेंड है हेसुन, जिसके कारण ही वो जया को अपनी मन की बात नहीं बता पाता। अगली सुबह जिया भोर में ही उठकर झील के किनारे जाकर अपना रियाज कर रही होती है कि इतने में जियोंग भी वहाँ आ पहुँचा और बिना देरी किए उसने जया से अपने दिल की बात बता दी। कहीं न कहीं जया भी जियोंग को पसंद करने लगी थी, और करे भी क्यों ना, जियोंग हैंडसम होने के साथ साथ स्कूल लीडर भी है। मगर यहाँ जिया अपनी जगह जानती है। जियोंग स्कूल का पॉपुलर लड़का और ऊपर से हेसुन का बॉयफ्रेंड, जिस वजह से वो उसके साथ रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ना चाहती। वो उसे बिना कुछ कहे वहाँ से जाने लगी। तभी जियोंग ने पीछे से आकर उसे अपनी बाहों में भर लिया और प्यार भरी बातें करते हुए उसने उसे चूम लिया। अगले ही पल में दोनों बिल्कुल ही करीब आ गए। जया के भी मन में जियोंग के लिए फीलिंग्स होने की वजह से वो अपनी फीलिंग्स को और कंट्रोल न कर सकी। तभी वहाँ दोनों को इंटीमेट होते हुए दुर्भाग्यवश हेसुन के एक दोस्त ने देख लिया और वो उनकी चुपके से वीडियो भी बना लेती है। उस दिन तो उसने कुछ नहीं किया, लेकिन इसके बाद उसने वो वीडियो सीधा जाकर हेसुन को दिखा दी, जिसे देखकर तो हेसुन का पारा चढ़ गया। अब वो जैसे भी हो जया से बदला लेने के मकसद से सीधा जाकर उसके दोस्त मिन को पकड़कर छत ले आई और उसे बहुत मारा और धमकाया कि उसके मुंह से जया की कोई भी एक कमजोरी पता लग जाए। मिन उन्हें कुछ भी नहीं बताती, लेकिन एक समय में अति हो जाने की वजह से उसने जया के बाबा के बारे में सारी सच्चाई बता दी और जया के बाबा के काम करने वाली जगह भी उसने बता दी। जया का इतना बड़ा राज उसके हाथ लग चुका है, अब तो वो बिल्कुल भी चुप नहीं रहने वाली। इसीलिए अब उसने ये बात पूरे स्कूल में फैला दी और साथ ही साथ जियोंग को भी बताया। जया के बारे में इतना बड़ा झूठ जानने के बाद जियोंग सीधा जया के घर पहुंचा, जहां वो जया को उसके गरीब होने पर बहुत बुरा भला कहता है। छी, तुझ जैसी लड़की के साथ मैंने रिश्ता रखा। और इसके बाद उसने वो किया जो कि किसी भी अच्छे घर के लड़कों से उम्मीद नहीं की जा सकती। वो जया को बेइज्जत कर जलती हुई सिगरेट उसके सीने में जलाकर वहाँ से चला गया। जिया दर्द के मारे करहा उठी। जिया रोते रोते अपने घाव पे दवाई लगाती है। इन सब हुए चीजों से वो काफी दुखी भी है। जियोंग के वहाँ से जाने के बाद हेसुन को अपने घर के सामने देखकर जया सब समझ गई कि ये सब उसी ने किया है। इसीलिए उसी शाम उसने हेसुन से मिलकर कहा, मैं तुम और तुम्हारे बॉयफ्रेंड जियोंग के बीच में नहीं आना चाहती और अब से तुम मेरा पीछा छोड़ दो और ये सारे काम बंद कर दो। जया हेसुन को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उल्टा हेसुन जया को मारने लगी। यहाँ तक तो जया अपने ऊपर हुई सारी बात को सहती जाती है, लेकिन जब हेसुन ने उसके बाबा के पेशे
और उनकी बीमारी का लेकर मजाक उड़ाने लगी, तब जया का भी गुस्से से पारा चढ़ गया और गुस्से में वो हेसुन को बेधड़क पीट कर जाती है। आखिर कोई कब तक सहेगा। लेकिन यहाँ हेसुन के माँ बाबा अमीर और स्कूल के बोर्ड ऑफ मेंबर्स होते हैं, जो कि अपनी बेटी को समझाने और उसकी गलती बताने के बजाय उल्टा मिन को बलि का बकरा बनाकर सारा दोष जया पे ही डाल और जया ही बुली किया करती है, जिसका शिकार हेसुन बनी है। ये सब कुछ बोर्ड मेंबर के सामने मिन को जोर जबरदस्ती कहने को लगाते हैं। अगले दिन जया और उसके बाबा को स्कूल में बुलाकर भारी बेइज्जत किया और जया को भी स्कूल से बाहर निकाल दिया। बेचारे जया के बाबा घुटने टेक कर सबके सामने अपनी बेटी को ना निकालने की भीख मांगने लगे, क्योंकि इसके अलावा वो कुछ और कर भी नहीं सकते, क्योंकि पैसे वाले नहीं है ना। मगर जया अपने बाबा को ऐसे गिड़गिड़ाते हुए नहीं देख सकती। ये बिगड़ैल और अमीर बच्चों का स्कूल है, यहाँ गरीब लोगों की कोई इज्जत नहीं। जया अपने बाबा को लेकर स्कूल से बाहर निकल गई, मगर उसकी दुख, उसकी पीड़ा का हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। फिर भी वो खुद को संभाल कर मजबूत बनकर अपने बाबा को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए वहीं पास में एक मिनी मार्केट में उसने काम करना शुरू कर दिया। वहाँ उसकी मुलाकात मिनी मार्केट के एक सुपरवाइजर से हुई, जो लॉ की भी पढ़ाई कर रहे हैं। सुपरवाइजर एक बहुत ही अच्छे और मदद करने वाले इंसान होने की वजह से धीरे धीरे जया उन्हें अपने स्कूल में हुए बुली और बिना किसी गलती के ही स्कूल से बाहर निकाले जाने के बारे में उन्हें बताने लगी, जिसके लिए वो उसे स्कूल के ऊपर एक केस फाइल करने को कहता है, जिसके बाद तुम्हें न्याय भी मिल सकता है। सुपरवाइजर के कहे मुताबिक वो स्कूल के ऊपर एक कंप्लेंट फाइल कर देती है। उसी दिन से जया के दिन और उसकी जिंदगी बदलने लगी, कहा जाए तो नर्क बनने लगी। इस बात का तो कुछ दिन तक स्कूल में तनाव और दबाव बना रहा, जिसको लेकर स्कूल के बड़े अधिकारियों ने इस बात को मीडिया के सामने आने से रोकने और केस को जितना जल्दी हो क्लोज करने के लिए जियोंग को बुलाते हैं, क्योंकि जियोंग उन बड़े अधिकारियों के परिवार का ही एक सदस्य है और उसके ही कारण से ये सारे केस की शुरुआत हुई है। अब इसके बाद जियोंग हेसुन को मिन के पीछे लगाकर उसे फिर से टॉर्चर कर उसके मुंह से बातें निकालने को कहा। मिन तो मुंह से एक शब्द नहीं निकालती, लेकिन उसी वक्त उसे जया का मैसेज आया, आज मेरा जन्मदिन है, तुम घर जल्दी आना। जया का वो मैसेज देखकर हेसुन मिन सहित क्लास के और भी लड़कों को लेकर उसके घर पहुंच गई। उन लड़कों में एक लड़का जियोंग भी रहता है। वो सभी लोग जबरदस्ती उसके घर में घुस आए। वो सब जया को उसकी हैसियत दिखाकर उसकी गरीबी का मजाक उड़ाकर शराब की चुस्कियां लेकर मजे ले रहे हैं, और यहाँ बेचारी जया अपने ही घर पर लाचार है। और तभी अचानक जियोंग के 3 दोस्त जया को जबरदस्ती पकड़कर उसे उसके कमरे में ले गए, जिसमें से एक उसकी वीडियो बना रहा होता है और बाकी उसका कपड़ा निकालकर बारी बारी से उसका बलात्कार करने लगे। वो बेचारी दर्द से इतना चीख चिल्ला रही है, मगर बाहर बैठे जियोंग, हेसुन और उसके दोस्त शराब पीते हुए ये सब कुछ एंजॉय कर रहे हैं। बेचारी यहाँ मिन अपनी बेस्ट फ्रेंड की चीख पुकार बस लाचार होकर रोते हुए सुन रही है। वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही, क्योंकि उसके भी मन में डर है कि कहीं उसके साथ भी ऐसा ना हो जाए। दूसरी तरफ जया के बाबा भी अभी तक काम से घर नहीं लौटे हैं। वो लड़के जया के साथ जोर जबरदस्ती करके उसे पीट कर उसके बाद घर से बाहर निकले। अब इसके बाद हेसुन अंदर आकर जया को उसकी वीडियो दिखाकर उसे केस वापस लेने को कहती है, और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो उसकी वीडियो इंटरनेट पर देने की धमकी देती है, जिसके बाद जया ने अगले दिन ही वो कंप्लेंट वापस ले ली। सिर्फ जया के गरीब होने की वजह से ही उसे ये सब कुछ सहना पड़ रहा है। उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। उस दिन के बाद से जया धीरे धीरे अंदर से टूटने लगी, मगर फिर भी वो अपने बाबा के सामने खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करती, और उसके ऊपर क्या बीता, किस स्टेज से गुजर रही है, ये सब कुछ भी नहीं वो अपने बाबा को बताती। ना ही उसके पास अब इस चीज के आवाज उठाने की हिम्मत ही बची है। और कभी उसने हिम्मत जुटाने की कोशिश भी की तो पैसे ने उसकी हिम्मत को दबा दिया। उस हादसे के बाद भी जिया का शोषण लगातार चलता रहता है। वो तीनों लड़के कभी भी उसके घर आ धमकते और जबरदस्ती करने लगते, यहाँ तक कि अगर वो काम पर भी होती तो उसे वहाँ से खींचते हुए घर ले जाते। उसकी इस हालत की वजह से उसके बाबा को कष्ट होगा, ये सोचकर वो बाबा से कुछ नहीं कहती, अंदर ही अंदर घुटती रहती है। इतना ही नहीं, हेसुन उसे बार बार वीडियो दिखाकर टॉर्चर किया करती। जया जो एक छोटे से गांव से कुछ करने की उम्मीद लेकर बड़े सपने के साथ शहर आती है, आज वो खुद को ही भूल बैठी है। वो अभी जिस हालत में है
वहाँ से लौट आने की गुंजाइश शायद ही कम है। वो धीरे धीरे डिप्रेशन की तरफ बढ़ रही है। वो अपने साथ घटी सारी बातें, अपनी मन की बातें एक डायरी में लिखा करती और मिनी मार्ट की ऐसी जगह जहाँ किसी की नजर न जाए वहाँ अपनी डायरी छुपा कर रखा करती। कभी कभी तो उसे लगता कि इस नर्क भरी जिंदगी से कहीं दूर चली जाए, लेकिन बाबा और उस वीडियो की वजह से उसके कदम रुक जाते। मगर हेसुन यहाँ भी नहीं रुकी। वो जया को उसी वीडियो से ब्लैकमेल करके उसे उसकी उम्र से बड़े आदमी के साथ सोने पर मजबूर किया और इस तरह वो उसे ऐसे कामों की तरफ ढकेल चुकी थी। जया इन सब टॉर्चर से तो पहले ही अंदर से मर चुकी थी। डिप्रेशन को कम करने के लिए उसने नशा करना भी शुरू कर दिया था और धीरे धीरे उसके मन से सारी उम्मीदें मिटती चली गई कि कभी वो अपनी अंधेरी जिंदगी में भी सवेरा देख सकेगी। तिल तिल कर मर रही जया ने अपनी सारी पीड़ा को एक ही बार में भुलाने के लिए उसने खुद की ही जान ले ली और ये वही दृश्य होता है जो कहानी में सबसे पहले दिखाया गया था। इस हादसे को अब 6 महीने बीत चुके हैं। जहाँ जया के मौत को इतना समय हो गया था, वही उसके गुनहगार जिन्होंने उसे इन हालातों तक पहुँचा दिया, वो लोग अपनी जिंदगी मजे और आराम से बिता रहे होते हैं और शायद उन्होंने जया को भुला भी दिया होगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि कर्मा वापस आता है और उनके पापों का हिसाब अब होने वाला है। एक दिन जया के काम करने वाली जगह में सफाई करते वक्त एक स्टाफ को जया की लिखी वही डायरी मिलती है जिसमें उसने अपने अत्याचार और जुल्म की हर एक बात लिखी है। सुपरवाइजर ने उसकी डायरी उसके बाबा को दे दी। अपनी बेटी पे हो रहे ऐसे ऐसे अत्याचार और बुली का पता लगने पर उसके बाबा के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या क्या नहीं सहा था उस बेचारी बच्ची ने। बलात्कार, टॉर्चर, असीम यंत्रणा जो आपकी भी रूह को कपा देगी। जया के बाबा उस एक एक चीज को होते हुए अपनी बेटी को खुद के सामने महसूस करते हैं और ये सोच सोच कर करुण पुकार के साथ उनकी आंखें भी गीली हो जाती। अब वो अपनी बेटी को न्याय देने के लिए उसे डायरी को लेकर स्कूल तक पहुंच गए, लेकिन वहां उन्हें ये कहा गया कि ऐसी घटनाएं हमारे जैसे इतने प्रेस्टीजियस स्कूल में हो ही नहीं सकती। एक बार हुई थी, वो भी आपकी ही बेटी ने हेसुन को मारा था और डायरी में कुछ भी लिखकर हमारे पास आ जाना तो क्या हम इस पर विश्वास कर लेंगे? लड़की ने तो हमारा जीना हराम कर दिया है, जीते जी सही मरने के बाद भी हमारा पीछा नहीं छोड़ रही। इस तरह की असहनीय बातें करके जया के बाबा को उन्होंने वापस भेज दिया, जिसका मतलब साफ है कि वो इसमें कुछ नहीं कर सकते। बेचारे जया के बाबा दर दर ठोकरें खा रहे हैं। इसके बाद वो पुलिस स्टेशन भी गए, मगर वहाँ भी उन्हें यही बताया गया कि बस डायरी से कुछ नहीं होने वाला, उन्हें सबूत चाहिए। कहीं से भी न्याय न मिलने पर जया के बाबा वापस अपने घर में आकर अपनी बेटी को याद करते हुए बहुत रोते हैं। इतने में मिन वहाँ आकर जया के बाबा को डायरी में लिखी सारी बातें सच है कहा और साथ ही साथ उस वक्त जया की मदद ना कर पाने के लिए माफी भी मांगती है। उस दिन उन्होंने चर्च जाकर ऊपर वाले से जिसने उसकी बेटी का ऐसा हाल किया है उन सभी को ना छोड़ने का वादा कर जलते बदले की आग में एक बाप वहाँ से लौटा। अगले दिन मिन हेसुन और उसकी 2 लड़की दोस्त को कुछ बात है कहकर ऊपर छत में ले आई। इतने में पीछे से जया के बाबा ने आकर उन सब के चेहरे पर एसिड फेंकते हुए मेरी बेटी से माफी मांग अभी चिल्लाने लगे। वो सभी एसिड की जलन से छटपटा रही है जैसे पहले जया छटपटा रही थी। अब तक ये बात पूरी मीडिया में फैलने के बाद पुलिस उनकी तलाश में है, लेकिन जया के बाबा पहले ही जियांग और उसके तीनों दोस्त को किडनैप कर अपने गांव के घर में लेकर आ चुके हैं। जब उनसे जया के बलात्कार और टॉर्चर के बारे में पूछा गया तो सभी खुद को बचाने के लिए एक दूसरे पर दोष डालने लगते हैं और खुद की जान बचाने की भीख वो जया के बाबा से मांग रहे हैं। उन्हें भी तो पता चलना चाहिए कि जान का डर और पीड़ा क्या होती है। अपनी बेटे की पीड़ा को याद कर उसके बाबा ने एक एक कर तीनों को तो वही मार डाला, मगर जियांग वहाँ से भाग निकला। मगर पीछे पीछे बदले की आग में जल रहे जया के बाबा ने उसे धर दबोचा और उसे वही बेहोश कर दिया। अगली सुबह जब जियांग की आंख खुली तो उसने पाया कि वो जया के बाबा के साथ एक बोट पर झील के बीचों बीच है। जियांग के उठने के साथ ही जया के बाबा फिशिंग हुक उसके मुंह में फंसाकर उसे खूब तड़पाते हैं और फिर उसी हालत में ही उसे वहाँ के खतरनाक मछलियों का चारा बनाकर पानी में फेंक दिया। अब जाकर उनका बदला पूरा हुआ। अपनी बेटी के सारे दोषियों को सजा देने के बाद वो जया को उसके बचपन वाले रूप में याद कर बहुत रोने लगे, जहाँ मासूम सी हंसमुख बच्ची जया का चेहरा उनकी आंखों में तैर रहा है। खुद के जिंदा रहने का एकमात्र सहारा जया के ना होने पर
उन्होंने भी जेल में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए और इसी के साथ ही इस दर्द भरी कहानी की भी यही समाप्ति होती है। लेकिन पीछे कई सवाल छोड़ जाती है कि क्या सच में बड़े स्कूल जाकर जया ने गलती की, या गरीब को पढ़ने लिखने अच्छी जिंदगी जीने का अधिकार ही नहीं है? क्यों हर बार गरीब को ही सहना पड़ता है? आप क्या सोचते हैं? हमें जरूर शेयर करें। इस मूवी ने उस साल साउथ कोरिया में 4 अवार्ड्स भी जीते थे। धन्यवाद दोस्तों, अगर कहानी आपके भी दिल तक पहुंची हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, और नए हो तो चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करके पक्के से जाए। आप सबका सपोर्ट और प्यार ही हमें आगे बढ़ने में मदद करेगी। अगले एक और कहानी के साथ मिलती हूँ, तब तक सुनते और सुनाते रहिए मूवी स्ट्राइप। बाय बाय एंड टेक केयर।